बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब एक दिन दूर है। पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है। रावलपिंडी हो, कराची हो या लाहौर हो, तमाम तीनों वेन्यूज़ जो हैं उनके फ़ैन्स, जितने भी लोग हैं उस शहर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी आवाम है और पाकिस्तान से बाहर भी जो हमारे जितने भी एक क्रिकेट के दीवाने हैं, वो भरपूर तरीके से अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ टीमों की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। प्रैक्टिस मैचेस भी हो रहे हैं जिनको आप वार्म अप मैचेस कहते हैं। उसके अलावा डिजिटल मीडिया हो, ट्रेडिशनल मीडिया हो, बहुत सारी हाइप है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जितने प्लेयर्स हैं उनके बारे में बहुत सारी राय दी जा रही है कि कौन सा प्लेयर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा, कौन सी टीम होगी जिसका पलड़ा सबसे भारी है और कौन सी ऐसी टीम है जो पाकिस्तान को देखना है कि यार इनसे निपटना है। ये चैंपियंस ट्रॉफी बड़े ही मज़े का एक फॉर्मेट बन चुका है। अगर आप इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते हैं तो आपको इन टोटल किसी भी टीम को 4 मैचेस जीतने हैं, जिसमें 2 आपके ग्रुप स्टेजेस के हैं, एक आपका सेमीफाइनल और एक फिर आपका फाइनल बन जाएगा। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त मोड़ पर हम आ खड़े हैं और मेरे ख्याल से हमारे समेत आप तमाम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आप तक हम तमाम तर तफसीलात चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ हो, पाकिस्तान टेलीविज़न वर्ल्ड हो, पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स हो, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप तक तमाम तफसीलात, तमाम मालूमात जो है वो पहुँचाते रहेंगे। और मैच तो आप बराह रास्त देखेंगे ही PTV स्पोर्ट्स HD के ऊपर। तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज एक बार हम एक प्लेइंग 11 को तश्कील देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा एक ही दिन हम दूर हैं और पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है पहले मैच में। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो भरपूर तरीके से एक तैयारी के साथ आ रही है। अगर आप पूरे सीज़न में देखते हैं तो पाकिस्तान ने काफ़ी वनडेज़ खेल लिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत सारी बात हुई। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिर आपको जिस तरह बताया कि टीम की आमद का सिलसिला जारी है, वार्म अप मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान शाहीन्स जो हैं उन्होंने जनूबी अफ्रीका से भी मैच खेला, अफगानिस्तान से भी मैच खेला। तो कुछ प्रैक्टिस जो टीम्स को मिलनी चाहिए थी वो ज़रूर मिली है। उसके बाद हमने आपसे बात करनी है हारिस रऊफ़ की, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है वो पूरे तरीके से फिट हो जाएंगे। उनकी इंजरी को लेकर थोड़ी सी तशवीश ज़रूर थी, लेकिन अब लगता ही है कि इंशाल्लाह ताला वो फिट होंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को लेकर बहुत ज़्यादा खदशा जाहिर किया गया था कि वो आखिरी 10 ओवर्स हों या उस तरह की एक पोटेंसी जो आपको नज़र आनी चाहिए बॉलिंग में, वो थोड़ी सी शायद मिसिंग है। लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो एकदम से स्विच ऑन हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर मैं कप्तान मोहम्मद रिजवान की बात करना चाहूँगा, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने एक तो सराहा जितना भी काम किया गया, और हम एक बार फिर ख़ास तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो मोहसिन नकवी, उनकी पूरी टीम हो, तमाम तर वो एक टीम जिसने ये पूरा मौका जो है वो पाकिस्तान को फराहम किया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में देख सकें, उनको बहुत मुबारकबाद हो। और मोहम्मद रिजवान ने भी ये कहा कि पूरी कौम को खुश होना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो रही है। और बल्कि मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी अपने ही मुल्क में जीत कर हम और भी ज़्यादा इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो लगता यही है कि पाकिस्तान टीम उस मुकाबले के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। मोहम्मद रिजवान को हमने बैक करना है एज आवर स्किपर, और साथ ही साथ अब जो टीम सेलेक्ट हो गई है उसको बैक करना है। अब ये बातें पुरानी हो गई कि कौन हो सकता था कौन नहीं, किसको आना चाहिए था टीम में, किसको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था, ये बातें अब मैटर नहीं करेंगी। अब जो आपके पास स्क्वाड है उसी के अंदर से आपने एक बेहतरीन प्लेइंग 11 तश्कील देनी है और इस टूर्नामेंट को मैच बाय मैच, ऑपोजिशन बाय ऑपोजिशन जीतने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपसे बात करनी है 7वीं कॉम्बैक्स एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप की 2025 की, जो कि जारी है, जहां पर पाकिस्तान की मेडल्स का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। और मुख्तलिफ दिनों में पाकिस्तान मुख्तलिफ कैटेगरीज में मेडल्स जो है वो जीत चुका है। उसमें पुमजे की कैटेगरी थी, कोरियोगी थी, और उसमें फिर हम ताइक्वांडो की भी बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त जो है वो मुकाबले जारी हैं और काफ़ी ज़्यादा ममालिक इसमें शरीक हो रहे हैं। 22 से ज़्यादा ममालिक हैं। उसके बाद 200 से ज़्यादा एथलीट्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। बहुत सारे मुकाबले हुए हैं। और अगर आप ओवरऑल इस चैंपियनशिप की एक ओनर्स को देखते हैं तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी पाकिस्तान की बरकरार रही है, चाहे वो हमारी टीम की हाल ही में फुजैरा में परफॉर्मेंस हो, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट्स का होना मेरे ख्याल से बहुत ही खुशाइन बात है। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। और उसके बाद आपसे एक और नेशनल चैंपियनशिप की बात करनी थी, जिसके बारे में हम आपको तफसीलात जितनी भी हैं वो देंगे। और वो ऑब्वियसली नेशनल बॉलिंग चैंपियनशिप भी है जिसके बारे में हमने बात करनी है, और आपको तमाम तर तफसीलात साथ साथ देते रहेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से जुड़ी हम स्पोर्ट्स 360 के प्लेटफॉर्म से शेयर करते हैं। मेहमानों का तारुफ अब कराना है। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक मुबारक हूँ। हो आपको। थैंक यू वेरी मच जी।
आपको भी बहुत मुबारक टिकट हो। मैनेजर की। टिकट मैनेजर की आप जितना भी कह लें, पूरी कौम को अब पता लग चुका है कि किसके हमसारों में जो जराए हैं वो ज़्यादा बेहतरीन आओ है, जरा शो में बताता और हूँ कनेक्शंस भी, और फिर आओ कौन जरा कहाँ कौन सी मुलाकात आओ जरा करता शो है। में बताते हैं टिकट किसके पास पड़ी चलें है। आज शो में डिस्कस करते हैं कि सईद मोहम्मद अवैस किन हलकों में मुलाकातें करते हैं। आज तफसीलात बता देंगे आज मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे तजियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन करें। जी सना मीर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? एक्साइटमेंट है, बहुत सारा क्राउड जो है वो तैयार है मैचेस देखने के लिए। आपकी क्या राय है जब आप इस टूर्नामेंट की बात करते हैं? आपने मुख्तलिफ आईसीसी इवेंट्स एज अ प्लेयर भी पार्टिसिपेट किया, एज अ ब्रॉडकास्टर प्रेजेंटर भी आप कवर करती रही। अब फाइनली एक दिन हम दूर हैं इस बड़े टूर्नामेंट से पाकिस्तान। देखिए, चैम्पियंस ट्रॉफी की सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर कोई डेड रबर मैचेस नहीं होते। हर मैच जो है वो एक नॉकआउट का सा उसका फ्लेवर है। तो आपको ऐसा नहीं होता कि एक इंटेंसिटी बनेगी जैसे टूर्नामेंट शुरू होगा कि थोड़ी देर के बाद टूर्नामेंट जो है वो उसके अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा होगी। ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले मैच से ही वो एक्साइटमेंट, आपको पता है ऑलमोस्ट एक नॉकआउट की सिचुएशन है। पाकिस्तान ने अनहोनी की थी पिछली चैम्पियंस ट्रॉफी में भी कि पहला मैच हार के और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गए थे। तो इस तरह होता नहीं है जनरली, आपको गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम होती है और कमबैक का इतना मौका नहीं होता आपके पास। बट पाकिस्तान तो ऑलरेडी ये कर चुका है। बट यही कोशिश होगी जो भी मैदान में उतरेगा कि हम पहले मैच से ही उसके ऊपर परफॉर्मेंस अच्छी करें। तो आई थिंक एज ऑडियंस भी, एज स्पेक्टेटर्स भी, एज कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स, हर लिहाज से अगर आप देखो तो आप बहुत इंगेज होते हो पहले मैच से। हर मैच में आप इंगेज होते हो क्योंकि कहीं पे ये नहीं होता कि अच्छा कुछ मैच के बाद पता चलेगा उस मैच का क्या फ़ायदा था या नुकसान। आपको पता है हर मैच की कितनी बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंस होती है। तो उस लिहाज से आई थिंक एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। टिकट्स की फरमाइश जैसे आपको पता है लेफ़्ट राइट सेंटर हर जगह से आ रही, तो आप सबसे यही गुजारिश है, नहीं है हमारे पास टिकट लेफ्ट राइट नहीं, सेंटर पे ज़्यादा फोकस किया है। तो उसमें यही है कि ऑब्वियसली एक्साइटमेंट भी है और एक इतने अरसे के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट का अपना एक फ्लेवर होता है। अच्छा, तो एक मैं चाहूँगा एक बार फिर आप दोहरा दें, क्योंकि आपके तवस्सुल से लोग आपको ज़रा ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, लोग समझ जाएं कि इवन जो चेयरमैन के पास भी एक अथॉरिटी होती है कुछ पासेस की, वो भी उन्होंने फोरगो कर दी है कि मैक्सिमम जो है वो टिकट्स ऑन सेल चली है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने बहुत खर्चा किया है स्टेडियम्स को रेनोवेट करने पे, सब पे। तो आई थिंक ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप जो गेट मनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा रखें, रादर दिन आप वो टिकट्स हमारे जब हम अपने पास रखते हैं तो अक्सर फ्री में ही निकल रहे होते हैं, कभी कोई मांग लेता है कभी कोई। तो आई थिंक ये ठीक चीज़ है ताकि जो भी आए वो ख़रीद के आए। बट आई होप कि पाकिस्तानी क्राउड हो, ये ना टिकट्स ज़्यादा इधर उधर निकल जाएं। बट अच्छी बात है बाहर के लोग भी आएँ, हमारे स्टेडियम्स भरें, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपकी बात की तो मैं गवाही भी दे सकता हूँ, क्योंकि कल मैं एक आप कह लें आई एम एन आई विटनेस, मैंने शायद दीन हूँ उनमें से जिन्होंने ये देखा कि कप्तान जो है वो ख़ुद अपने मोबाइल से जो है, और हमने भी कोशिश की कि ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर लें, लेकिन टिकट सोल्ड आउट थी। तो अगर कप्तान खुद टिकट परचेज़ कर रही हैं तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदारा हमारे पास टिकट्स और पासेस नहीं है। और मैं हैरान इस बात पर भी होता हूँ कि हमने कोई 10-15 दिन तो मेरे ख्याल से शाजी हो गए, हमने ये तमीद बांधना शुरू की कि जी हमारे पास कोई पास नहीं है। लोगों को समझाया कि ये आईसीसी इवेंट है, ये पीसीबी का इवेंट नहीं है, और आईसीसी इवेंट में इस तरह पासेस नहीं होते। लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों ने दोबारा जो है वो कोशिश की कि शायद हमने कोई पास जो है किसी संदूक में छुपा के रखा और वो निकल आए। यकीन कीजिए ऐसा नहीं है, मैंने खुद टिकट्स परचेज़ की हैं, सना मीर साहिबा ने भी खुद परचेज़ किए हैं, खुद कोशिश भी की गई टिकट्स परचेज़ करने की, तो वहाँ पर सोल्ड आउट आता था तो हम भी मायूस होते थे। लेकिन मोहित शाह साहब, ये तो खैर टिकट्स की बात तो हम कर ही लेंगे। मैं बार बार एक चीज़ पिछले दिनों में नोट कर रहा हूँ, ख़ुद भी सोच रहा हूँ, इसको दोहराया भी है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, कि 1996 के बाद 2025 का साल है और पाकिस्तान में दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट होने जा रहा है। अब ये कहना अल्फाजों में शायद बड़ा आसान है, लेकिन इसकी वेटेज जो है, इसका एक बहुत अहमियत का हामिल है ये कि दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट 1996 के बाद हो रहा है। आप क्या समझते हैं? अब क्योंकि हम एक ही दिन दूर हैं, स्टेडियम्स की बात होती थी, पाकिस्तान का इस इवेंट को सिक्योर करना, बॉर्डर उस पार से बड़ी कोशिश की गई, फिर हाइब्रिड मॉडल पर ये जो पूरी जर्नी आपने देखी है और आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो हक़ था वो पिछले ये समझे कि 29 साल उसको नहीं मिला। और वो हक़ ये था, पाकिस्तान का राइट ये था कि पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड और टॉप क्रिकेटिंग बोर्ड, पाकिस्तान को बहुत पहले आईसीसी इवेंट मिल जाना चाहिए था। कोई बीच में वो श्रीलंका वाला इंसिडेंट हो गया, एक दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमें मिले भी, लेकिन वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शिफ्ट होगी फिर 2009 की जो साउथ अफ्रीका शिफ्ट होगी।
लेकिन ये सारा एक पूरा मैं समझता हूँ कि एक जर्नी फिर हमने तय किया, फिर हमने टीमें वापस आईं, PSL आया, फिर इंटरनेशनल टीम्स वापस पाकिस्तान में आना शुरू हुई, फिर हमने बिड करने की कोशिश की और ये भी बड़ी अच्छी एक बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ कि हमने ICC की होस्टिंग राइट्स हमने ले लिए। और लेने के बाद हमने तैयारी थोड़ी सी डिले की, हमने लेट शुरू की तैयारी कि उसके लिए आपको पता है कि ग्राउंड्स हमारे वो ही हैं जो 90s के बने हुए हैं। उसी वर्ल्ड कप में जो हमारे ग्राउंड बने थे 96 वाले में जो को होस्ट हमने किया था, वो ही वाले तकरीबन कैपेसिटी वाले ग्राउंड थे कि जो कि आपको PSL से पहले इनकी अपलिफ्ट करा देनी चाहिए थी, जो कि जो मैं पिछले बोर्ड है, मैं ये नहीं कहूँगा कौन सा बोर्ड और कौन सा नहीं, पिछले बोर्ड ने कोई ऐसी एफर्ट नहीं की जिसमें कम अज़ कम आपकी सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, फैसिलिटीज़ फॉर जनरल पब्लिक वो ज़्यादा हो। आजकल वो वाला दौर ख़त्म हो गया कि शायद कोई 1-2 हज़ार आए, आजकल फुल स्टेडियम आपको मिलते हैं और फुल स्टेडियम भी अगर 50,000 की भी मैं कहता हूँ कैपेसिटी हो, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि टिकट्स बिक के सोल्ड आउट और ये वो, अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती तो फिर अभी भी गुंजाइश होती टिकट्स की। तो ये इसलिए है कि हमने साथ साथ डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं किया सब, लेकिन पिछले 3 महीने से जो काम हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड है मैं कहूँ। 117 दिन में आप एक तकरीबन नया आप स्टेडियम जो कदाफी स्टेडियम का आप खड़ा कर दें और लोग खासकर इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये हो जाना और लोगों को शक था। अच्छा, परसों ICC के CEO ने भी लाहौर की तकरीब में ये मेंशन किया कि ये इस स्केल का काम हमने नहीं देखा। अनबिलीवेबल, मतलब है ये नहीं होता और वो तो बड़ा ही, अगर यही कोई मैं कहता हूँ कि यही अपग्रेडेशन कहीं आप साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में चली जाओ, कम से कम 3 साल लगने थे, जो हमने 3 महीने में किया। कैपेसिटी है, मेहनत की है, दिन रात एक की है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी, ऊपर चेयरमैन देखते रहे और बार बार वो जाते रहे, विजिट करते रहे, और ये सारी चीज़ें देखें। आगे इज्जत तो सिर्फ पाकिस्तान की होती है ना, ये सारा कंप्लीट किया तो इज्जत पाकिस्तान की बनी। अब ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और होपफुली D-Day हैज़ फाइनल अराइव। और आपको पता है कल वो मैच है जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार था, फैंस को इंतज़ार था, उन लोगों को इंतज़ार है जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है पाकिस्तान टीम के साथ। जो भी कुछ ट्राई सीरीज़ में हुआ उसको पीछे भूल के अब नए सिरे से पाकिस्तान ने कैंपेन शुरू करनी है और होपफुली जो हम शायद ट्राई सीरीज में नहीं देख सके अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो कल हम देखें। बिल्कुल। अच्छा, इससे भी बड़ी बात, क्योंकि टिकट्स की थोड़ी सी बात हो रही थी, मैं आप भी इसको, मेरे ख्याल से शायद आपके पास भी ये खबर आई होगी कि वो जो दुबई में एक चेयरमैन बॉक्स बिका है वो $1.5 मिलियन चेयरमैन के लिए दिरहम्स का बिका है मेरे जी नहीं $3 लाख का बिका, $3 लाख $3 लाख का बिका है और ये ठीक ठाक रकम है। और चेयरमैन ने कहा कि $3 लाख वापस क्रिकेट बोर्ड के किटी में जाएगा, उनके अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए इतना नहीं, मैं आम जनरल पब्लिक में बैठ के मैच देख लूँगा या जनरल स्टैंड में या जो स्टैंड्स होते हैं उनमें मैच देख लूँगा। और ये बड़ा अच्छा एक मैं कहता हूँ गुड स्टेप है और गुड स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि खर्चा हम पहले भी बहुत कर चुके हैं स्टेडियम्स पे। बिल्कुल। अब उनको हमने मतलब है उसको रिकवर भी करना है, अच्छी पब्लिक आएगी, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा स्पॉन्सरशिप मिलेगी और बढ़ेगी तो पाकिस्तान का शेयर भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल ऐसे। तो होपफुली मैं कहता हूँ कि हर लिहाज से ये चैंपियंस ट्रॉफी ना सिर्फ ये ऑफ द फील्ड इसकी सक्सेस होगी, बल्कि ऑन द फील्ड जो हमारी टीम है वो भी सक्सेस हमारे लिए लाएगी। और वो इतने अच्छे और इतनी स्पिरिटेड और मैं इतनी मेहनत से खेलेगी कि पाकिस्तान ये अच्छा परफॉर्म कर सके और ऑल द वे जाए और पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो डिफेंड कर रहा है उसको दोबारा पाकिस्तान जीते। बिल्कुल। सैयद मोहम्मद अवैस, आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम में आप ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जब आप जनरल पब्लिक की बात करते हैं, जहाँ भी जिन क्वार्टर्स में आपका आना जाना हो रहा है, लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो बाहर मार्केट्स में हो, कहीं पे आप किसी दोस्त के साथ बैठे होंगे, कहीं पे आने जाने वाले लोग आपसे पूछ रहे होंगे, क्राउड क्या कह रही है, वो जो आवाम को आप गेज करते हैं, कैसे देख रहे हैं आप वो एक्साइटमेंट, क्योंकि अब हम बिल्कुल जो है वो एक दिन दूर हैं। यार अगर जनरल पब्लिक की बात करूं तो जितनी एक्साइटमेंट मैंने इस टूर्नामेंट के लिए देखी है, मैंने लिटरली तब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए भी नहीं देखी थी, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा है बहुत अरसे के बाद। और जब टिकट्स की बात आती है तो इस वक्त एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी, आप ठीक है क्योंकि थोड़ा सा आप मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हो, आप किसी ना किसी को पार्टनर लेते हो, चाहे वो टी से जो भी है कि आप उसके थ्रू अपना टिकट्स को कर सकें। लेकिन आज भी कुछ आवाम हमारे पाकिस्तान में, जो हमारे एशियन कंडीशंस में बात करते हो, एशियन के अंदर खास करके आवाम है जो कि इन चीज़ों को नहीं जानती, वो आज भी फिजिकली बूथ लगा के टिकट को लेना वो आसान समझती है। तो पिंडी स्टेडियम के बाहर वो बूथ लगा हुआ था, तो बल्कि वो बंद पड़ा हुआ है,
मैं आज भी देख रहा था कि आवाम खड़ी हुई थी कि शायद यार कोई इस आस के अंदर के टिकट मिल जाए। और अभी बल्कि जब प्रोग्राम कर रहे थे तो किसी ने लिखा हुआ था टिकट छोड़े 7-8 घंटे रहते हैं, कोई इंजर्ड हो सकता है वैसे भी तो रिप्लेस हो जाए। मैं कहा वो कोई नहीं होने वाला। लेकिन टिकट्स की एक मैं आपको अपडेट दूं, दुबई वाली खास करके क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो आज मुझे अपडेट कर रहा था कि जो नॉर्मल टिकट है दुबई के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 5,000 दिरहम की उसने लिए। इतनी एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख के करीब आपकी अमाउंट बनती है। तो ये एक्साइटमेंट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद इतना बड़ा मेजर टूर्नामेंट जो उनसे वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब फिर मैं कहूँगा कि यार वो जो सारा प्लेटफॉर्म ले किया गया था, और ख़ास करके हैट्स ऑफ उन लेबर्स को, मजदूरों को जिन्होंने इसको कर दिखाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। जो शाहजी भी उस दिन बात कर रहे थे कि आईसीसी के चेयरमैन हो या आईसीसी का वफद, वो खुद हैरान था कि यार इतनी जल्दी स्टेडियम्स नहीं रिवैम्प होते। आपने करके दिखाया, आपने एक चैलेंज लिया। बहुत से आपको पता है, आप बात करें इस वक्त चाहे इंडिया की बात करें, बहुत से दूसरे जो कोशिश थी उनकी कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने चैलेंज लेके इस चीज़ को किया। टीम ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन आपका बनता है, लेकिन अल्लाह करे कि हमारी टीम डिफेंडिंग चैंपियंस है, चैंपियंस की तरह उतरे। क्योंकि जब भी इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है, ऐसा बाउंस बैक करते हैं कि लिटरली बंदा खुद परेशान हो जाता है क्या है। लेकिन एक बुरी खबर जरूर है न्यूजीलैंड के कैंप से भी। मैं सना को भी दिखा रहा था कि फर्गसन वो आउट हो चुके हैं इस कैंप से क्योंकि इंजरी है उनको। तो ये इंजरी वाला जो मामला है इस दफा आपको ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी ये टूर्नामेंट सबसे ज्यादा इंजरीज के लिए ही फिलहाल याद रखा जा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि लिस्ट बन गई पूरी। अहमद भाई देखें, थोड़ा सा ना कभी कभी शायद मैं अगर हम बात करूं हार्श हो जाते हैं हम अपने टीम के लिहाज से भी कि यार बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट हो रही है। लेकिन अगर आप दूसरी टीम्स की बात करूं, बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट हो रही है। आप चाहे फर्गसन की बात करें, आपको पता है सुबह T20 में मौजूद थे, उससे पहले भी वो आई गेस अगर मैं गलत नहीं शायद BPL भी वो खेलने गए हुए थे। तो फ्रीक्वेंसी जो उनकी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा होगी, उसके अंदर अपने आप को इतना फिट रखना, फिर जो टाइट स्केड्यूल आपका चल रहा है उसके अंदर फिटनेस को मेंटेन करना। क्योंकि आपको याद हो जिस वक्त PSL का ड्राफ्ट हो रहा था, सिकंदर ने भी ये बल्कि बात की थी शाहीन से कि आप ट्राई नेशन सीरीज़ है, चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर PSL है, इतना टैंक में पेट्रोल रहेगा नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली ये बड़ा एक मैं कहता हूँ कि मसल के लिए खास करके ऐसा फास्ट बॉलर उसको कॉप अप करना उस प्रेशर सिचुएशन के अंदर बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है। यहाँ पर बैठ के तो बड़ा आसान होता है कहना कि यार पेस ड्रॉप होगी, ये मामला हैं, लेकिन जिस वक्त आप प्रेशर का, जब क्राउड का प्रेशर हो ना और मैच का प्रेशर हो, वो आपके लिटरली मसल साइकोलॉजिकली आपको डैमेज अच्छा, करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुख्तलिफ टीम्स को जो है वो गेज किया जा रहा है। मुख्तलिफ क्रिकेट से जुड़े जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, कॉमेंटेटर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जहाँ पर हम पाकिस्तान टीम को तो गेज कर ही रहे हैं, दुनिया में बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं। और उसमें आई थिंक वन ऑफ दोज वेरी पर्टिकुलर वाज फ्रॉम नासिर हुसैन, जिन्होंने कहा कि उनके लिए तो खैर उनको लग रहा है इंडिया फेवरेट है और मोस्ट लाइकली टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए, हम बात कर रहे थे ओवरऑल जब आप टीम्स को असेस करते हैं तो इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अपना सारा टूर्नामेंट एक वेन्यू पे खेल रहे हैं। अगर आप बाकी सब टीम्स को देखें तो उनको पिंडी की पिच, लाहौर की पिच, दुबई की पिच, कराची की पिच, उन सब के हिसाब से अपने 15 लोगों को सेलेक्ट करना था। इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिल गया कि अब उनके सारे मैच एक ही जगह पर होंगे, तो इसलिए उन्होंने बहुत स्पिन हैवी टीम डाल दी है। तो उससे एक एज उनको ज़रूर है। अगर किसी भी टीम को ये एज मिल जाए तो वैसे भी वो एक एडवांटेज पे चले जाते हैं। दूसरी ये चीज़ें ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की बात है, उनके प्लेयर्स का एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें। बाकी आप टीम्स में देखें तो अभी भी काफ़ी न्यू फेसेस, ब्लेंड भी जो है यूथ का, उसका वो वाला एक्सपोजर नहीं है यूथ का जो डोमेस्टिक क्रिकेट से इंडिया को मिलता है। तो वो तो इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट टीम्स ज़रूर रहेगी। दूसरी टीम जो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है ऑन पेपर, वो न्यूजीलैंड की अब तक नज़र आ रही है। और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बैटिंग विकेट्स मोस्टली नज़र आ रही हैं। जो हमने लाहौर में देखा, जो हमने कराची में देखा, रन्स बनते नज़र आए और उनकी बैटिंग बहुत डीप जा रही है। और उनकी बॉलर्स भी उन विकेट्स के ऊपर बड़ा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड करें, चाहे वो विलोरूक हो ऊपर से या सैटनर हो। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन उनका नज़र आया। साउथ अफ्रीका को हमने फुल फ्लैश देखा नहीं है, वो भी बुरी साइड नहीं है। आई थिंक मैचेस तो मज़े के होंगे, फिर अफगानिस्तान जब आएगा ऑब्वियसली मिक्स में, तो चैम्पियंस ट्रॉफी का मज़ा ही यही है। बट अगर आप ऑन पेपर देखें तो डेफिनेटली इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में से है। मुशा साहब, आप इस टीम को कैसे रेट करेंगे? क्योंकि इतनी ज़्यादा बात हुई नहीं है, वो थोड़े से ना ज़रा उनको साइड पर ही रखा हुआ। दुबई में भी अकेले पहुंचे, कोई वो उस तरह एडिशनल सपोर्ट स्टाफ नहीं था। बड़ा सा मेरे ख्याल से वो मज़ा उनके लिए तो ज़रूर मुझे फील होता है कि उनके लिए मज़ा किरकिरा हो गया। यहाँ आते बड़ा शानदार वेलकम उनको मिलना था। लेकिन खैर अब वो उनका अपना एक है, मेरे ख्याल से उसको हम नहीं डिटेल में डिस्कस कर सकते। लेकिन अगर आप उनकी टीम को, जिस तरह सना ने कहा, ऑन पेपर देखते हैं, ऑन देयर गिवन डे, जिस तरीके की वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, एक ही वेन्यू पर खेल रहे हैं, कुछ नाम वहाँ भी मिसिंग ज़रूर हैं, लेकिन एक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव वही है जो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है। तो इस टूर्नामेंट में आप कैसे रेट कर रहे हैं उनको?
देखिए, एक तो मेरा ख्याल है उन्होंने जो ये स्टेप लिया कि सारे अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें और पाकिस्तान ना आए, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है और इसकी इम्प्लीकेशंस फार रीचिंग होंगी। कल सारे जो आगे आने वाले इवेंट्स हैं जिसमें काफ़ी सारे इंडिया में हैं, वो बड़े डिस्टर्ब होंगे और पाकिस्तान अगर ने स्टांस जिस तरह रखा हुआ है, ये स्टांस पाकिस्तान में रहा तो इंडिया रिपेंट करेगा, पछताएगा इंडिया कि हमने वो जो पाकिस्तान ना जाके गलती की, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी, वो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और काफ़ी मैं इंडियन जर्नलिस्ट को भी देख रहा था, उनमें से गुड नंबर ऑफ क्रिटिक जो है उन्होंने भी ये बात की है कि इंडिया को जाना चाहिए था। कुछ हैं जो आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट हैं, उस तरह की बात करते हैं, लेकिन अक्सर जो सेंसिबल लोग हैं उन्होंने ये ज़रूर बात की है कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए था और वहाँ जाके खेलना चाहिए था। इस तरह का चैम्पियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा, अब आपने स्ट्रेंथ की बात की, इंडिया में फ्लाज भी हैं। देखें, स्ट्रेंथ अपनी जगह, एक तो स्पिन हैवी उनकी टीम है, दूसरा उनका वो पोटेंट फास्ट बॉलिंग कम्बिनेशन नहीं है बुमराह की एब्सेंस में, जो कि हम पिछले कुछ अरसे में देखते रहे हैं। क्योंकि अगर देखें थोड़ी बहुत विकेट, हमें तो नहीं पता कि अब दुबई स्टेडियम की, स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम की विकेट कैसी होगी, लेकिन अगर उस विकेट में थोड़ी बहुत फास्ट बॉलर के लिए जान हुई तो कोई भी अपोजिशन, इवन पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगी और इंडिया के लिए प्रॉब्लम बनाएगी। मैं इंडिया को आउटराइट फेवरेट नहीं समझता, मैं ज़रूर आउटराइट फेवरेट समझता हूँ और कुछ हद तक समझता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम को। उनका कम्बिनेशन देखें, जो ट्राई सीरीज़ में 6-7 प्लेयर उनके नहीं खेले, उनके आने से उनका अब कम्बिनेशन देखें तो बहुत स्ट्रांग हो गया है। और इसी तरह न्यूजीलैंड की भी बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। इन दोनों टीमों का मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फेवरेट अगर मैं टेक दूंगा तो इन दोनों को दूंगा, और इनमें कैपेसिटी है टू गो ऑल द वे। बिल्कुल। इंडिया में वीक पॉइंट्स होते हैं ऑन द गिवन डे। इंडिया की टीम में थोड़ा सा ये है कि वो अंडर प्रेशर हो जाती है, खासकर अगर अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल रही, तब की मैं बात करता हूँ। और बुमराह की कमी उनको बहुत महसूस होगी। और दोबारा मैं कह रहा हूँ कि बुमराह उनको स्ट्राइक जब उनकी आती थी, बारी आती थी, विकेट्स लेके देते थे और बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे वो अपनी टीम के लिए विकेट्स लेके उनको फिर दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर देते थे। वो चीज़ मिसिंग है और वो चीज़ का, उस चीज़ का मेरा ख्याल है फ़ायदा अपोनेंट्स को उठाना चाहिए और शायद उठाएं भी। अवैस, क्या वजह थी कि वो इतना स्पिन हैवी चले गए? अब इसमें ये थोड़ा सा मवाजना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन स्पिनर्स को देखें जिसमें जडेजा हैं, यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, अच्छे स्पिनर ज़रूर हैं, लेकिन आई थिंक वो अपनी कंडीशन में तो उन्होंने इंग्लैंड को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर लिया। अगर वो, जिस तरह मोहित शाह साहब ने भी फास्ट बॉलिंग की भी बात की, अगर उन पर अटैक आता है तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो ऑरा है विराट कोहली और रोहित शर्मा का, वो बहुत बड़ा है। ऑन देयर गिवन डे वो मैच आपसे ले जाएंगे, टूर्नामेंट भी जिता सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो नहीं चलते उसके बाद फिर उस बैटिंग लाइनअप को हम एक्सपोज होते हुए कैसे देखते हैं? देखो, जैसे दोनों ने कहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी उनको एक एज ज़रूर है, एक अपना वेन्यू का, लेकिन दूसरे अगर मैं बात करूं तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड T20 में बड़ा ख़राब है उधर, उस दुबई के अंदर। ओडीआई क्रिकेट उन्होंने इतनी ज़्यादा खेली नहीं है उस विकेट के ऊपर। वो विकेट ट्रेडिशनली जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, उसने स्पिन करना ही करना है। वो डेड विकेट है, वहाँ पर 250 भी बड़ा एक फाइटिंग टोटल होता है कि अगर बॉल ग्रिप आपका हो रहा हो, स्पिनर्स वहाँ पर डोमिनेट करते हैं। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जब जो एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कुलदीप यादव आपको पता है बड़ा इफेक्टिव रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो थोड़ा सा मुझे डर होता है कि आपका मिडल ऑर्डर एक्सपोज होगा। फ़खर जमान तो की रोल प्ले करेगा ही करेगा, लेकिन जो मिडल ऑर्डर है और बाबर आजम किस तरीके से इनिंग्स को लेके चलते हैं, वो बड़ा की रोल है आपके लिए। क्योंकि अगर इंडिया की आप विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली का अगर आप थोड़ा सा ये अभी जो हालिया सीरीज़ भी उठा के देख लें, वो बहुत ज़्यादा उनका लूप होल आपको नजर आया आउट स्विंग के खिलाफ। वो ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के खिलाफ आपको ट्रैप करते हुए नजर आए हैं और उनका वीक लिंक आपको नजर आया है। लेकिन वो विकेट डिफरेंट है वहाँ पर एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा, वहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरीके से लेके आगे चलते हैं। क्योंकि विराट कोहली का ठीक है परफॉर्मेंस बड़ी आपको पता है पैचेस में तगड़ी रही है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा अच्छा डोमिनेट करके वहाँ पर रखा है। लेकिन जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की मैं बात फिर कर रहा हूँ, ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि ठीक है, अब ये टीम आप सेलेक्ट कर चुके, उसी को बैकअप करना है। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आप दुबई में एंटर नहीं हो सकते, आपको जेन्युइन 2 स्पिनर्स चाहिए थे। यहाँ पर आई डोंट नो क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया किसी को। आगा सलमान के साथ वो रोल प्ले करेंगे क्योंकि उनका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा तगड़ा है। पेस बैटरी की आप बात कर रहे हो, शामी इंजरी के बाद वापस आ रहा है। कल अगर आप उसकी प्रैक्टिस सेशन की उठा के देखें ना, मैं वो इंडियन जर्नलिस्ट की देख रहा था सारी, वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उनका बॉल स्विंग तो हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो एक्यूरेसी उनके पास थी, पेस थोड़ी ड्रॉप की हुई है। प्रैक्टिस सेशन भी उसके अंदर आप थोड़ा सा बॉडी को इतना ज़्यादा नहीं करते एक्सेल,
लेकिन नजर आ रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको टाइम लगेगा उस स्पैन के अंदर आते हुए। बुमराह जो एक एज आपको एवरेज के हिसाब से भी देता था, फिर वो ब्रेक थ्रू देता था दूसरे एंड से। अब जब हंटिंग पैर की बात करते हैं तो वो चीज़ आपको मिसिंग फैक्टर नजर आपको आएगा, वो स्ट्रगल करेंगे। लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में फिर कह रहा हूँ वो बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान किस तरीके से काउंटर अटैक करता है, दुबई टर्निंग ट्रैक है, आप जितना मर्जी उसको कोशिश कर लें वहां पर बॉल जो सा वो लो रहेगा, टर्न करेगा शॉट। सलामी, मोहम्मद शामी पर वापस जाना यानी उनको टीम में वापस लेकर आना दो चीज़ों की निशानदेही ज़रूर करता है। एक तो ये कि एक बड़ा अनकॉमन सा ये फैक्टर है कि भारत की टीम में हमने ऐसा देखा हो कि वो वापस एक प्लेयर को लेकर आते हैं, ऑल दो इंजरी का भी शिकार रहे हैं, लेकिन लगता यही था कि शायद अब नए ब्रीड के फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं तो उनको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिराज का ड्रॉप होना भी एक बहुत बड़ा शॉकर था कि यार ये वापस जा रहे हैं। एक तो वो एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हैं, दूसरा ये इस बात की भी निशानदेही कर रहा है कि शायद जो बाकी बॉलर्स हैं उनको फील हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह के ना होने से वो कोई इतने खास नहीं साबित होंगे, तो हमें एक बार फिर से पुराने प्लान्स पर वापस जाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ एन इंडियन टीम टू डू। देखिए, अनलाइकली मैं पूरी तरह से शायद इसको समझूं कि आप देखिए इंडिया अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जब भी वो बड़े टूर्नामेंट्स में जाता है। पिछला T20 वर्ल्ड कप अगर आप उठा लें तो बहुत अंडर द रेडार थे विराट कोहली अपनी फॉर्म को लेके, और फिर पूरा टूर्नामेंट ही उनका बैट काफ़ी खामोश रहा, लेकिन उनको बैक करते गए और फाइनल में उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि पूरा टूर्नामेंट जिता दिया उनको। इसी तरीके से अगर आप उनकी हमेशा बॉलिंग कॉम्बिनेशंस भी देखें, अश्विन को कितना अरसा खिलाते रहे, ये वो टीम है जो सबसे देर से सीनियर प्लेयर्स को छोड़ती है और पूरा उनमें से जो उनका पोटेंशियल होता है वो लेके जनरली, और बड़े टूर्नामेंट्स में तो आपको बहुत कम सरप्राइजेज मिलते हैं। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली होता है हम सबसे बड़े टूर्नामेंट में जाके सबसे बड़ा सरप्राइज़ दे देते हैं कि एक एक्सपीरियंस वाला प्लेयर ड्रॉप हो जाता है और कोई दूसरा आ जाता है। तो ये चीज़ उनके अंदर बहुत एक अच्छी मुझे नज़र आई, और इसी को आप कहते हैं हीरोज़ बनाना, क्योंकि हीरो बनता ही तब है जब आप बड़े स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं। तो दे मेक श्योर कि एक प्लेयर ने नंबर ऑफ़ मैचेस भी खेल लिए हैं, उन्होंने उतना एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया है, उनकी क्रिकेटिंग अवेयरनेस भी उस जगह पर है और वहाँ पर अब उससे फ़ायदा लेते हैं। तो शामी जिस तरह के बॉलर हैं उनको आप पहले भी देखें जो परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं, मेरे ख्याल से गालिबन पिछला ही वर्ल्ड कप था, अगर इफ़ आई एम नॉट श्योर, मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, जब ये इनिशियली प्लेइंग 11 में नहीं थे वनडे वर्ल्ड कप में, और फिर जब ये आए इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेज दी कि आप इनको बिठा ही नहीं सके। तो मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, क्योंकि बुमराह नहीं होते तो बेस्ट आपके पास ऑप्शन एक्सपीरियंस में शामी का ही बनता है। बिल्कुल मोहित शाह साहब, ये अब बड़ा इंटरेस्टिंग फेज हो जाएगा इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि मुख्तलिफ टीम्स जो है वो इंजरी का शिकार ज़रूर रही हैं। पाकिस्तान से शुरुआत हुई जब साइम अयूब नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा धचका लगा कि ना पिचल स्टार्क खेले, ना पैट कमिंस आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ कप्तानी करने वाले हैं, मार्कस स्टोइनिस जो थे उन्होंने एकदम से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फिर आप आ जाते हैं न्यूजीलैंड की खबर आज हमें मिल गई, साउथ अफ्रीका खुद बड़ा फील करेगा कि उनके 2 स्टार बॉलर्स जो हैं वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए। तो ओवरऑल इंजरी स्केयर तो अब ज़रूर है, तो बड़ा एक अजीब सा सिनारियो बन जाता है। और क्योंकि हम मैचअप्स की बात करें तो इंडिया का मैच बांग्लादेश से होने जा रहा है। बांग्लादेश अपने लास्ट जो 3 वनडेज़ खेला है दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो तीनों हारा ज़रूर था, लेकिन पहली बार बांग्लादेश टीम मुझे ऐसी लगती है जिसका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, जिसके पास ऐसे स्पिनर्स और थोड़ा सा एक्सपीरियंस मौजूद है, और शायद दुबई की कंडीशंस हैं तो बांग्लादेश को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि वो कहीं सरप्राइज़ दे जाए। देखिए, ये बड़ा अच्छा मैच होने वाला है, और इंडिकेशंस जो अर्ली इंडिकेशंस हैं टीम की स्ट्रेंथ के बारे में, वो इस मैच से बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच होने वाला है इससे काफ़ी हद तक पता लग जाएगा। इंडिया के जो वीक पॉइंट्स हैं, अगर क्योंकि उनके पास जिस तरह आपने कहा कि ऐसा बॉलर भी है जो 150 को भी टच करता है बांग्लादेश के पास, और उनके पास और भी बैकअप भी अच्छा है, तो वो मेरा ख्याल है उनका जो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत उनको हेल्प मिल गई या उनको अच्छा उनका दिन चला गया तो इंडिया को ज़रूर सरप्राइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ना भी कर सके तो फिर भी हमें वीकनेसेस जो इंडिया की हैं वो काफ़ी हद तक पता चल जाएंगी कि इंडिया किस डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कल मैच है और फिर इंडिया के साथ मैच है, ये पाकिस्तान का मैं देखें ज़रूर हमें अपनी पहले बात मेरा ख्याल करनी चाहिए। कल का मैच पाकिस्तान का मैं तो समझता हूँ जी डू और डाई है, और कल के ही मैच में पाकिस्तान का जिस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का आप ये समझें कि उसका पता लग जाना है कि चैंपियंस ट्रॉफी किधर जा रही है पाकिस्तान। और इसलिए मैं तो बड़ा वरीड हूँ अबाउट और एक्साइटेड भी हूँ कि देखूंगा कि किस तरह कल पाकिस्तान। लेकिन थोड़ी सी तारीख हमारे हक में है कि हम आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो वाला मैं समझता हूँ कि थोड़ा आउट ऑफ बुक पाकिस्तान को थोड़ा सोच के थोड़ा सा जो वो वीकनेसेस दिखाएंगे ना,
कि जी स्क्वायर लेग पे हम फ़खर जमान को आउट कर सकते हैं या पुल पे उनको आउट कर सकते हैं और पाकिस्तान उसी तरह खेले और फ़खर जमान उसी तरह खेले। फिर जी हम सऊद शकील को, क्योंकि वो नेचुरली वो कोई बड़े हिट लगाने वाले प्लेयर नहीं है, उनको ये फील दें कि जी आप बड़ा हिट लगा सकते हो और उनकी विकेट ले लें। ये ट्रैप करने वाली बात है, जो कि ज़्यादा मैं कहता हूँ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पिछले 2 मैचेस में जो न्यूजीलैंड ने अडॉप्ट की अगेंस्ट पाकिस्तान। अब मैं फील करता हूँ कि कल पाकिस्तान कोई काउंटर स्ट्रेटजी बनाए, ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि वो शायद हमें पिछले 2 मैचेस में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न मिली हो। उसमें एक चलें हारिस रऊफ का आना, उनका वो करना, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। और ये फाइट अगर कल पाकिस्तान कर जाता है और कल इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जीत जाता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो फिर ये समझें कि पाकिस्तान विल टर्न फेवरेट, और फिर पाकिस्तान फेवरेट है, फिर पाकिस्तान को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कल का मैच पाकिस्तान ने बहुत ज़ोर लगाना है और जितना अच्छा खेल सकता है हर प्लेयर उसको वो खेलना पड़ेगा। रन्स की बात आती है तो आपके बॉलर्स जो हैं शाहीन अफरीदी और नसीम शाह खासकर, इनको आउटस्टैंडिंग कल बॉलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा सा कप्तानी का एलिमेंट ज़रूर बता दें, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम पिछली चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं 2017 में, तो उसको जीतने का कलीदी किरदार जो है वो सरफराज अहमद ने अदा किया। इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी को शक होगा। जो कप्तानी जिस तरीके से उन्होंने की और जिस तरीके से उन्होंने उस टीम के रिसोर्सेज को यूज़ किया, मिकी आर्थर भी फिर उस थिंक टैंक में मौजूद थे। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 18 जून 2017 को जीत कर पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर दिया, और उसके बाद बहुत सारी दुनिया को लगा कि नहीं, वाकई हमें पाकिस्तान से पहले खेलना चाहिए था। अब आप बात करते हैं 2025 की, आपके पास एक ऐसे कप्तान है मोहम्मद रिजवान, जिनको हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी देखा, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ कप्तानी उन्होंने की, या इवन जब कप्तान नहीं भी थे, बड़े श्रूड हैं, बड़े स्ट्रीट स्मार्ट नज़र आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी हमने बात की, थोड़े से एक स्मार्ट कैरेक्टर ज़रूर हैं। ट्राई सीरीज़ में भी उन्होंने थोड़े से अपने ऑप्शन ज़रूर ट्राई किए हैं, ऑल्दो रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं आए। अब वो कप्तानी का एलिमेंट आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो सारी बातें आप कर रहे हैं, जो सारे रिसोर्सेज की बात करें, वो इवेंचुअली फॉल करते हैं कि कप्तान कैसे रिएक्ट करता है इस सारी सिचुएशन में। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन देखें इसमें जो आपकी पूरी प्लानिंग होती है ना, उसमें कप्तान अकेला नहीं होता, उसको एक दिया जाता है, पूरी स्ट्रेटजी दी जाती है कि आपने पहले 10 ओवर, पहले 20 ओवर आपने फील्डिंग इस तरह करानी है, इस बॉलर को ज़्यादा यूटिलाइज करना है। और अगर आप 10 ओवर में देखते हैं कि अच्छी पेस निकल रही है पिच में या कुछ स्पिन थोड़ा बहुत हो रहा है, तो फिर आपने इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। लेकिन मैं इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज बहुत ज़बरदस्त किस्म के कप्तान थे। उनका सबसे जो प्लस पॉइंट था, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का वसी तजर्बा था उनके पास। और वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कहाँ से आए हैं, बड़े मतलब ग्रास रूट्स लेवल से निकल के ऊपर आए, आस्ता आस्ता खेल के। स्ट्रीट स्मार्ट आपने बात की, वो भी बहुत स्ट्रीट स्मार्ट थे, कोई शक नहीं है। जावेद मियांदाद की तरह, जिस तरह जावेद मियांदाद ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, लर्न किया, क्लब से, स्ट्रीट से, गली की क्रिकेट खेली, फिर सीखा, उन्होंने बड़ा सीखा, उसका इम्पैक्ट बहुत हुआ। और इसकी कमी मैं आपको बताऊं रिजवान में भी नहीं है। रिजवान भी इज़ फुल ऑफ दैट पोटेंशियल, और रिजवान में सब कुछ है जो शायद सरफराज में था। और सरफराज जिस तरह, क्योंकि रिजवान का भी बहुत वसी तजर्बा है डोमेस्टिक क्रिकेट का। केपी की टीम को कितनी दफ़ा इन्होंने जिताया, डोमेस्टिक क्रिकेट जिताया, कायद आज़म ट्रॉफी जिताई, जो वनडे टूर्नामेंट होता है लोकल डोमेस्टिक, वो जिताया, T20 इवेंट जिताए, अपने मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया एज ए कैप्टन। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक प्लेयर के बस की बात नहीं है कि आपको अच्छी टीम के ख़िलाफ़ वो जिता सके। हर एक प्लेयर को अपना जो है ना वो इनपुट देनी पड़ेगी। अब जो वीकनेसेस हैं बाबर आजम की, बाबर आजम को हमने फोर्स तो कर दिया कि आप ओपनिंग खेलोगे, ओपनर आप रहोगे, लेकिन वो फोर्स करने में हमने उनका ये शायद ना देखा कि वो कितने मतलब इस ओपनिंग उसके लिए, स्पॉट के लिए मौजू हैं। क्यों हम उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं डाल रहे, क्यों जो हम अपनी जो मिडिल आर्डर है उसको वीक तो नहीं कर रहे, या वन डाउन पोजीशन को हम बिल्कुल फ्री तो नहीं छोड़ रहे। तो ये चीज़ें हमें खैर सोचनी चाहिए थी, अब उसका वक्त तो गुजर गया। लेकिन अब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको किस तरह हम यूटिलाइज करते हैं, किस तरह सेटनर को हम उनके या ब्रेसवेल को हम किस तरह उनके खिलाफ रन बनाते हैं, उनके 10 ओवर किस तरह यूटिलाइज करते हैं, उनको विकेट्स कम से कम किस तरह मतलब हमें देनी पड़ेंगी। क्योंकि उन्होंने अगर विकेट्स लेना शुरू कर दी और ऊपर से पाकिस्तान के वही जिस तरह 50 for 3 या 70 for 3 हो गए, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और फिर जो प्रॉब्लम शुरू होगा, फिर प्रेशर इतना आता है कि वो बड़ा स्कोर नहीं होता, कंसोलिडेट नहीं होता। अवैस मोई शाह साहब ने तो अपने खदशात का इजहार कर दिया, थोड़ी सी परेशानी का भी उन्होंने बताया है। लेकिन कल का मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड,
देखें एक तो रिलीफ होगा कि फर्गसन नहीं है। फर्गसन का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ उठा के देखें, बड़ा तगड़ा आपको ट्रैक रिकॉर्ड नजर आता है। वैसे अगर ओवरऑल देखें पाकिस्तान तो आपको अच्छी साइड नजर आती है, और पाकिस्तान यूजुअली जानी जाती है जब वो पिछला मैच बुरे तरीके से हारे हों बाउंस बैक बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना स्क्वाड का ठीक है, जो डिस्टर्बेंस है, जो भी मामला हैं, अभी भी खबर आ रही थी डोंट नो कि क्या प्लेइंग 11 स्क्वाड होता है, लेकिन जो आपने ट्राई नेशन सीरीज में खिलाया जो लास्ट मैचेस में मोस्ट प्रोबेबली वही आपका होगा। अभी भी बात हो रही थी कि उस्मान खान को ओपन करवा लें, बाबर को फिर आप अपने वन डाउन पोजीशन में लेके जाएं। बाबर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, सबको पता है, क्योंकि मिडल ऑर्डर आपका पूरा का पूरा इर्द गिर्द उनके घूमता है। बहुत अरसे के बाद आपको पता है पाकिस्तान ने 10 ओवर में उस दिन 91 या 90 स्कोर किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो पावर प्ले के अंदर आपको बहुत अरसे के बाद स्कोर भी आपको नजर आया। तो बाबर फ्लो में आपको जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा इनिंग्स जो सी है फिर उनसे दरकार है। मेरा मसला वो आपका मिडल ऑर्डर का है। जब आप 15 ओवर से लेके आप करते हो ना 40 ओवर तक कर लो, आखिर जो 10 ओवर है वो तो आपने तगड़ा वहां पर फायर पावर करना है। तैयब ताहिर बड़ा अच्छा एक रोल प्ले कर सकता है। जो मिडल ऑर्डर आपका है, चाहे वो अल्लाह ना करे कि जल्दी अगर क्रम्बल होते हो आप, साउथ खेलता है या कामरान गुलाम खेलते हैं, वो किस तरीके से इनिंग्स को लेके चलते हैं। देखें कामरान के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है, बात भी बहुत ज्यादा है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करा उसको पाकिस्तान टीम में नहीं तो आपके लिए उनकी जगह बन रही है प्लेइंग 11 में। मैंने भी कहा ना कि मुझे पता नहीं कि क्या सिचुएशन बनती है। कल कराची विकेट के ऊपर देखो तो साउथ को शायद ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली अपना, क्योंकि इसको ज्यादा चांस देंगे, लेकिन अगर देते हैं कामरान गुलाम को, कामरान ने ज्यादा स्कोर किया वन डाउन पोजीशन में डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल में पैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि पाकिस्तान अपने मिडल ऑर्डर को किस तरीके से लेके चलता है। विकेट फिर मैं कह रहा हूँ ये होगा 300 प्लस स्कोर का। यहाँ पर आप कहोगे 260 करके मैं चेस कर लूंगा तो वो 260 करके मैं सेफ साइड पे जाऊंगा, नहीं होगा। आपको 300 प्लस करना है, लेकिन ड्यू फैक्टर बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगी, वो देखने वाली बात है, क्योंकि ड्यू आसान नहीं होगा बॉलर्स के लिए। इब्रार मैजिशियन स्पिनर जरूर हम कहते हैं, मैं खुद कहता था कि उसको खिलाओ, लेकिन यार माइट बी रॉन्ग, लेकिन एज सच इफेक्टिव नहीं है। अगर आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करते हो, वो मिस्ट्री यही है कि वो मिस्ट्री आज तक हमें नहीं समझ आई कि वो मिस्ट्री मैं खुद कह रहा हूं ना कि वो आप कर सकते हो कि 4 ओवर्स का ठीक है, बॉलर के उसने अपने 4 ओवर्स के अंदर एवरेज निकालनी है, आप वो करें। लेकिन जब आप लॉन्गर स्पेल्स की बात करते हो, जब मैं कह रहा हूं ना जब आपका एक इशू आता है मिडल ऑर्डर बैटिंग का भी है, मिडल ओवर्स के अंदर आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन का भी है। हारिस रऊफ अल्लाह करे वो फिट हो, कल का मैच खेलें, लेकिन फिर याद रखें कि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब एक इंजरी से वापस एक फास्ट बॉलर आता है वो ज्यादा जोर नहीं लगाता। वो लाइटर साइड लोग ये भी कह रहे थे कि शायद वो इसलिए भी टीम्स ने उनको विकेट नहीं दी कि वो उनकी सेलिब्रेशन से डरे हुए थे कि वो बड़ी खतरनाक एक सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो ना देखनी पड़े हमें कहीं ना कहीं। देखिए सेलिब्रेशन तो ऑब्वियसली बनती जब आप पंप अप ऐसा फास्ट बॉलर, फिर मैंने कहा यार एग्रेशन हो तो मजा नहीं आता। लेकिन कल का मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, शाहजी वाली बात को सेकंड भी करूंगा, कि एटलीस्ट वो आपका एक प्लेटफॉर्म निकाल देगी कि आप ग्रुप स्टेज में कहां पर खड़े हो। दुबई में चाहे बांग्लादेश है चाहे पाकिस्तान ने खेलना है, वो लिटरली चैलेंजेबल है। मैं फिर कह रहा हूं जो आपका इशू है खास करके चाइना मैन के खिलाफ जो आपका एक्सपोज होती है बैटिंग, वो बहुत बड़ा एक इशू है, पाकिस्तान को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। चलें, दो लोग थोड़े से परेशान जरूर हैं, थोड़ा सा खदशा है। आप क्या समझती हैं? ऑन अ फाइनल नोट अब आपसे पूछ लेते हैं, फिर प्रोग्राम के क्लोज की तरफ जाना है। कल पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, अगर टॉस पाकिस्तान जीत जाता है तो मैच थोड़ा सा इक्वलाइजेशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि फिर आपको पता है बाद में बैटिंग करना आसान हो जाएगी। वो अच्छी चीज़ हुई पाकिस्तान ने पहले बारी करके देख लिया, जो फाइनल हम हार तो गए बट उसका फ़ायदा ये होगा इस मैच में अब कि अगर अब आपको दोबारा पहले बारी करनी पड़ गई तो आपको पता है कि आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा, उसके अलावा गुजारा नहीं है। तो वो एक पाकिस्तान की एक अच्छा डिसीजन था फाइनल में पहले टॉस जीत के पहले बारी करना, क्योंकि टारगेट सेटिंग में अभी हम उतने कंफर्टेबल नज़र नहीं आए। बट ओवरऑल डेफिनेटली इस वक्त ऑन पेपर अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड विल गो एज फेवरेट्स, बट आईसीसी क्योंकि टूर्नामेंट है वहाँ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल से जज्बा भी बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह से पूरा बैक किया गया है, नज़र यही आ रहा है कि रिजवान को बैक किया गया, उनको उनकी मर्ज़ी की टीम भी दी गई है, स्टेडियम्स को जिस तरह से बनाया गया, तो पीसीबी की तरफ से एक एफर्ट नज़र आई है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक इस तरह का जब माहौल बन जाता है मैनेजमेंट का तो टीम प्लेयर्स के अंदर एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन फैक्टर भी ज़रूर आ जाता है। तो जब पाकिस्तान को वो मोटिवेशन मिल जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा डेंजरस साइड कोई नहीं हो सकती, तो आप उनको राइट ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट ऑन पेपर न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्गर टीम है, टॉस से इसको थोड़ा सा इक्वल किया जा सकता है। बिल्कुल। सना मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सईद मोहम्मद अवैस, मोहित शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ ये आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि कल पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को चारों खाने चित करेगा। आपको एक बेहतरीन कारकर्दगी नज़र आएगी और आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान वही टीम है जो अपने टाइटल का दिफा कर रही है। ज़बरदस्त क्रिकेट कल होने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला है और मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से टीम को चलाएंगे और हमारे बॉलर्स जो कारकर्दगी कल दिखाने वाले हैं, वो चाहे
आगे ग्लेन फिलिप्स हो, केन विलियमसन हो, लेथम हो, कॉनवे हो, जो भी हो, पाकिस्तान इस मैच को इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीतने वाला है और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी उम्मीदें जो हैं वो बरकरार रहेंगी। और ये जो थोड़ी सी परेशानी यहाँ 3 लोगों में आपको नज़र आई है, इसको भी हम यही कोशिश करेंगे कि कल जब डिस्कस कर रहे हो तो इस परेशानी को दूर करके तो यहाँ पर भी एक खुशी की लहर आए कि हाँ यार, टीम ने वाकई हमें सरप्राइज़ कर दिया है। तो यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।